नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फ्रांस के पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रो द्वारा रात्रि भोज आयोजित किया गया। रात्रि भोज कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें पेरिस से हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंचे हैं और इस दौरान उनका जमकर स्वागत भी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए और राष्ट्रपति से मिले हुए हैं। आपको बताते चलें कि तमाम मुद्दों पर जो है वो बातचीत की जा रही है और रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यहां पर तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार रात फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे हैं और पेरिस के ऑल एयरपोर्ट पर उन्होंने मौजूद भारतीयों से मुलाकात भी की और इस दौरान उन्हें मुलाकात की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे लगातार, जहां पर प्रधानमंत्री के सम्मान में फ्रांस सरकार ने सोमवार रात मशहूर एलिजे पैलेस में वीआईपी डिनर का भी आयोजन किया और इसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो समेत कुछ और देशों के नेता भी मौजूद रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा 2 दिनों का है और वे आज एआई समिट में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने एआई समिट में भारतीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आपको बताते चले कि हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी भी पेरिस पहुंचे हैं और यहां पर मौजूद भारतीयों से भी उन्होंने बातचीत की है। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि पेरिस से हैं, जहां पर एआई समिट को लेकर बातचीत की गई है। आपको दृश्य दिखा रहे हैं यहां का, जो कि पेरिस से है और एआई समिट को लेकर यहां पर बातचीत की गई है और यहां पर बड़ी संख्या में भारतीय भी मौजूद हैं जो यहां पर रहते भी हैं और इस दौरान हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने बातचीत की भारतीयों से। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा 2 दिनों का है और एआई समिट में शामिल होंगे, जिसको लेकर हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने भी बातचीत की है। और आपको यह भी बता दें कि पीएम मोदी का यह 7वां फ्रांस दौरा है और वे आखिरी बार अगर बात की जाए तो 2023 में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्टिल डे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दक्षिण भारत के शहर हैदराबाद में महाकुंभ को लेकर चर्चा की गई है। वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। महाकुंभ भारत की पावन भूमि पर प्रयागराज में इस समय 144 साल बाद आयोजित हो रहा है और जिसकी गूंज न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों तक है। आइए जानते हैं, इस समय हम हैदराबाद में मौजूद मेरे साथ। सर, आपका नाम? मैं बीएस जोशी, मैं तो हैदराबाद वासी हूँ। तो ये कुंभ के बारे में हम बहुत जानते हैं, वो टीवी वगैरह के जरिए से, और ये 144 साल के बाद यहाँ हो रहा है। वी आर very much happy it's happening there. So we also wanted to go, but we went little bit earlier. But we could not do this snan there. Okay. But now also we want to go, but because the speed is very much, the crowd is too much, and we are aged, so that is why we could not go. But anyway, I want to go there anytime. So हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, सनातन को इससे जोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक मैसेज दुनिया भर में जा रहा है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो होना ही था, मतलब अपना ये हिंदुओं के लिए और उनका जो ये जगाने के लिए ये होना ही था। तो ये अपना कुंभ मेल से जो लोग आते हैं उनका वो जो जीवन पावन हो जाएगा। तो इसलिए वो उसी एक मकसद से सब बहुत लोग आ रहे हैं कुंभ में।
यूपी सरकार के जो इंतजाम, जो वहाँ पे मैनेजमेंट जिस तरह से चल रहा है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? हमने सुना है कि योगी आदित्यनाथ जी इसका इंतजाम बहुत अच्छा किया है, तो कोई कंप्लेंट का, कोई शिकायत का कोई ये नहीं है. तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम, बिकॉज कुंभ this magnitude, it is not easy to handle. So there are actually some 44 crores of people are coming. This 44 crores is almost equivalent to entire European population, Europe ठंड का. तो इसलिए we are very grateful to Yogi Adityanath and his vibrant team. So very nice. Thank you so much, sir. So you are from Hyderabad? Yes, basically from South India. Okay. I'm sure you must be aware about Mahakumbh that is happening at Prayagraj. Yes. So, Kumbh has its historical significance. It goes all the way back to Samudra Manthan, when Vishnu Avatar gets the and there are various versions to it. The son of Indra, giant, actually want to protect it from the source, while he was carrying it out Amrit of the nectar. Then 4 cases joining us like Haridwar and the term itself Kumbh happens in multiple days of the day. Kumbh Mela is once in 3 years, Alta Kumbh once in 6 years, Purna Kumbh once in 20 years, and the Mahakumbh once in 144 years. I think this is a great event which is happening at the time where we are alive. So it's and I think I also would like to appreciate the government of India and the Uttar Pradesh government for doing the due diligence in all aspects to accommodate this greatest event which is happening on our land. It's very significant for the belief of Hindus. So that's this thing. I think due to our commitments, I would say we weren't able to go there, but I really missed it because we have Kumbhs and Purna Kumbhs coming up, so we will be able to make it. Thank you. That's quite insightful and wonderful talking to you. Thank you so much. What's your name and where are you from? I am Kiran. I am from Hyderabad. And tell me about Mahakumbh. Mahakumbh is something what is beyond my vision, beyond my imagination and ability to understand. I feel what's happening in India right now is out of this world. It is like amazing. The sheer magnanimity of it is like, giving me goosebumps. So we touched Prayagraj just before Mahakumbh started. So we were seeing all the tents which were being put up and the entire setup and the place to go to the Triveni Sangam. We did go there, but we had a few senior citizens with us, very small kids with us, so we didn't want to venture into it when it's the high time of Kumbh. We just went before that, so we kind of had a very little bit of taste of the entire thing, what's happening there. I think the entire management, the entire, the way they are handling the crowd, and I believe everything is digitalized. That is something which is beyond anybody's vision, I feel. I think kudos to Yogi Adityanath ji's, government and also Modi ji's vision. This would have been impossible if it did not have a vision of this level. Wonderful, Kiran. It's nice talking to you. Thank you. So, what's your name? Gopal Reddy. Okay. Have you heard about Mahakumbh? Pretty well. Kumbh Mela is doing very well. Yogi Adityanath, CM of Uttar Pradesh, is doing very nice. We are watching every day in TVs and from news channels and everywhere. We are very much interested, but my wife
health is not permitting. She underwent knee operation, giant knee operation. So we are unable to go there. Actually, we are very much interested. After 144 years, it is coming. But our senior neighbor, senior citizen friend also went there and came back, given some prasadam and Ganga water also. I am very happy. As an Hindu, I am appreciating the Uttar Pradesh government, and such an arrangements are made there. Every day we are watching and we are very much interesting, but we are unable to go there. भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में अनेक खोजों और बढ़ते पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ रही है और इसके कारण आने वाले समय में प्राकृतिक गैस का उपयोग भी बढ़ने वाला है। इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए निवेश के अवसर बन रहे हैं और आज भारत में मेक इन इंडिया लोकल सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा फोकस है। भारत में पीवी मॉड्यूल समेत अनेक प्रकार के हार्डवेयर के निर्माण की बहुत संभावनाएं हैं। हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। कवरेज और बढ़ते पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ रही है और इसी कारण आने वाले समय में नेचुरल गैस का उपयोग भी बढ़ने वाला है। इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए निवेश की बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं। साथियों, आज भारत का बहुत बड़ा फोकस मेक इन इंडिया पर है, लोकल सप्लाई चेन पर है। भारत में पीवी मॉड्यूल सहित अनेक प्रकार के हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत संभावनाएं हैं। हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। 10 साल में भारत की सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का विस्तार हुआ है। ये क्षमता 2 गीगावाट से बढ़कर करीब 70 गीगावाट हो गई है। पीएलआई स्कीम की वजह से ये सेक्टर और आकर्षक हो गया है। इससे हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला है। साथियों, बैटरीज और स्टोरेज कैपेसिटी के सेक्टर में इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए बहुत अवसर हैं। भारत बहुत तेज गति से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इतने बड़े देश की डिमांड पूरा करने के लिए बैटरीज और स्टोरेज कैपेसिटी के क्षेत्र में हमें बहुत तेजी से काम करना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में भी हमने ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने की संबंधित अनेक घोषणाएं की है। सरकार ने ईवी और मोबाइल फोन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कई चीजों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किया। खबर लखनऊ से है, जहां पर अंत्योदय के प्रणेता श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्यतिथि है। पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है। जो विचार दर्शन देश की आजादी के उपरांत स्वतंत्र भारत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, वह नए भारत की आधारशिला बनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था वह कि देश की प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति पड़ा है उसके चेहरे की खुशहाली से की जानी चाहिए। उनकी सोच अंत्योदय की सोच थी।
अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में हमारी सोच क्या है। उस सोच को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने देश के स्वतंत्र भारत में एक नए जीवन दर्शन को, विचार प्रवाह को उन्होंने उस समय दिया था। और परिणाम क्या हुआ? भले ही उस समय की सरकारों ने उसकी उपेक्षा की हो, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उस समय की सरकारें गरीबी हटाओ की बड़े बड़े नारे देती थी, लेकिन गरीबी तो नहीं हट पाई। देश में गरीबों की संख्या बढ़ती गई। आज आप देख रहे होंगे पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने 2014 में जो बातें देश के नागरिकों से कही, उनसे जब पूछा गया कि वास्तव में भारत के विकास का रोड मैप आपके पास क्या है, उन्होंने एक शब्द में उसको कहा था, एक वाक्य में कहा था कि सबका साथ और सबका विकास का। इस सबका साथ जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। देश के अंदर अमीरी और गरीबी की रेखा को समाप्त करते हुए सबको हम एक साथ लेकर के चलेंगे, इस भाव को लेकर के उन्होंने एक नारा दिया। और ये सबका साथ और सबके विकास का भाव ही अंत्योदय का भाव है। अक्सर होता है, इससे पहले आजाद भारत में जो नीतियां बनी, उसने एक बहुत छोटे से तबके को समृद्धि की एक नई ऊंचाई पहुंचाने में मदद भले की हो, लेकिन एक विराट विशाल तबका ऐसा था जो अभावों से जूझ रहा था, बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा था, आवश्यक जन सुविधाओं के अभाव में भटक रहा था। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अनेक उदाहरण दिए। उन्होंने आदि शंकर का भी एक उल्लेख किया कि एक बार आदि शंकर एक घर में भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। वे जैसे ही भिक्षाटन के लिए आवाज लगाते हैं तो उन्होंने देखा कि शंकर की तब तक बहुत ख्याति हो चुकी थी। घर की महिला और घर का पुरुष नाम सुनकर के बहुत सारी भीख देने के नाम पर बहुत सारा द्रव्य और अन्य सामग्री उन्हें देने के लिए आया। सामने दाता खड़ा है, लेने वाला सामने शंकर के रूप में खड़ा है, लेकिन इसी दौरान उस घर के बगल में एक व्यक्ति की करा उनके कानों में सुनाई देती है, जो भूख से तड़प रहा है, करा रहा है। तो जैसे ही घर की मालकिन भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने आदि शंकर से इस बात का अनुरोध किया कि आप हमें कृतार्थ करें से लेकर के। आदि शंकर ने अपनी झोली पीछे कर दी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसे घर की भिक्षा नहीं ले सकता जिनके मन में इतनी संवेदना न हो कि घर का बगल का व्यक्ति भूख से तड़प रहा है और हम केवल पाखंड करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए मुझ जैसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति को भिक्षा देने का एक ढोंग कर रहा हो, और मैं आपकी भिक्षा इसलिए नहीं ग्रहण कर सकता क्योंकि इससे मुझे पाप ज्यादा लगेगा, इससे आपको पुण्य नहीं लगने वाला है। ये बातें हमारे दैनिक जीवन में भी उतनी महत्वपूर्ण है। आप अक्सर देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा था सबका साथ और सबके विकास का,
तो समाज को एक साथ लेकर के चलने की एक नई प्रेरणा इसके अंदर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन्हीं बातों को अंत्योदय की बात कहकर के एक नई प्रेरणा प्रदान की थी, एक नया विचार दर्शन दिया था। हम अपने दैनिक जीवन में भी इस बात को देखते होंगे, पारिवारिक जीवन में भी आप देखते होंगे, सार्वजनिक जीवन में भी देखते होंगे। आप सब पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं है। और जब भी व्यक्ति पास पास तो होता तो एकांकीपन महसूस करता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। व्यक्ति का व्यक्तिगत डिप्रेशन हो या समाज का डिप्रेशन, यह अपने आप में एक बीमारी है। इस बीमारी से उबरने का एक ही मंत्र है, और जिसे मोदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, सबका साथ और सबका विकास का। ये सबका साथ सबका विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र है। और आज उस मंत्र का ही कमाल है कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। ये मकान पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बन जाने चाहिए थे। मोदी जी ने मात्र 2 पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ लोगों के मकान बना दिए, 3 करोड़ नए लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर लिए। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उनकी विपत्ति के समय उपलब्ध कराया गया। करोड़ों लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है। इसका एक पक्ष कि सरकार ने सोचा और अपने तंत्र के माध्यम से उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया, और दूसरा पक्ष उसका ये भी है, जो लोग कर नहीं पाए वे प्रश्न क्या उठाते हैं कि साहब पाइप पहुंचाने के लिए सड़क खोदी गई लेकिन गड्ढे बंद नहीं हुए। भाई पाइप खोदने के लिए, पाइप पड़ने के लिए सड़क तो खोदेगी ही खोदेगी। और याद करना, कोई भी नया निर्माण बिना तोड़ फोड़ के नहीं होता है। जब टूट फूट होगी फिर उसका निर्माण होगा, तब नया निर्माण आपके सामने फिर आएगा। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है। और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु। तो सीधा आपको लिए चलते हैं पेरिस, जहां पर एआई समिट चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। हेल्प ट्रांसफॉर्म मिलियंस ऑफ लाइव्स बाय इंप्रूविंग हेल्थ, एजुकेशन, agriculture, and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. To do this, we must pull together resources and talent. We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must build quality data sets free from biases. We must democratize technology and create
people-centric applications. We must address concerns related to cybersecurity, disinformation, and deepfakes. And we must also ensure that technology is rooted in local ecosystems for it to be effective and useful. Friend, loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. Friends, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।